क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल सा ये कह रहा है कि पायरेथ्रम एक्सट्रैक्ट जो स्प्रे होता है, पायरेथ्रम एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड एज ए स्प्रे इन द मॉस्किटो कंट्रोल मेजर ऑफ मलेरिया। मलेरिया का जो मॉस्किटो कंट्रोल मेजर होता है उसके अंदर अगर पायरेथ्रम एक्सट्रैक्ट यूज किया जा रहा है तो वो किस टाइप का मॉस्किटो कंट्रोल मेजर होगा। और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियसली बीपीसी सीएचएन का जो एग्जाम हो रखे हैं उनके अंदर एज इट इज पूछा हुआ है, इसलिए आपको याद होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा एंटी लार्वल मेजर, सेकंड ऑप्शन देखेगा एंटी अडल्ट मेजर, थर्ड ऑप्शन देखेगा फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन और फोर्थ ऑप्शन देखेगा ऑल ऑफ दी अबव। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। और ये जो मॉस्किटो कंट्रोल मेजर है इसके रिगार्डेड मैंने अलग से सेपरेट सेशन भी बता रखा है, एक छोटा सा वीडियो भी बना रखा है जिसके अंदर मैंने सारा कुछ बता रखा है आपको। तो वो सेशन नहीं देखा हो, वो वीडियो नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, लिंक में या तो ऊपर आई बटन पे दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में आप ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। चलिएगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी से आपको आंसर देना है। जो पायरेथ्रम स्प्रे होता है, पायरेथ्रम स्प्रे जो होता है वो जनरली किस टाइप के मेजर्स के अंदर आता है, आपको आंसर देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा, जो पायरेथ्रम स्प्रे होता है जनरली अगर अपन बात करें तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एंटी अडल्ट मेजर्स के अंदर आता है पायरेथ्रम स्प्रे, एंटी अडल्ट मेजर्स के अंदर आता है पायरेथ्रम स्प्रे। अगर मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स की बात करें तो तीन टाइप के मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स होते हैं, एंटी लार्वल मेजर्स होता है, एंटी अडल्ट मेजर्स होता है और पर्सनल प्रोटेक्शन का मेजर्स होता है। जिसके अंदर अगर अपन पायरेथ्रम स्प्रे की बात करें, जितने भी स्प्रे की बात की जाती है जनरली कहां पर की जाती है, वो एंटी अडल्ट मेजर्स के अंदर की जाती है। क्या क्या यहां पर आता है सर, यहां पर अगर अपन बेसिकली कहें तो रेजिडुअल स्प्रे आता है। क्या आता है, रेजिडुअल स्प्रे यहां पर आता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रेजिडुअल स्प्रे किया जा रहा है तो बताइए मॉस्किटो कंट्रोल मेजर के किस मेजर्स के अंदर ही आता है। आपका डायरेक्टली आंसर जाएगा सर एंटी अडल्ट मेजर्स के अंदर जाएगा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि स्पेस स्प्रे किया जा रहा है, स्पेस स्प्रे किया जा रहा है तो किस अडल्ट के अंदर आएगा, सॉरी किस मेजर्स के अंदर आएगा, ये भी कहा आएगा एंटी अडल्ट मेजर के अंदर आएगा। अगर आपसे कहा जा रहा है कि जेनेटिक कंट्रोल किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, जेनेटिक कंट्रोल किया जा रहा है तो बताइए किस मेजर्स के अंदर आएगा, सर ये भी कहा आएगा इसी मेजर्स के अंदर आएगा। याद रखेगा, रेजिडुअल स्प्रे हो सकता है, स्पेस स्प्रे हो सकता है या फिर जेनेटिक कंट्रोल हो सकता है, तीनों ही एंटी अडल्ट मेजर के अंदर आता है। याद रखेगा, बोलना नहीं है बिल्कुल भी। अगर बात करें यहीं पर एंटी अडल्ट मेजर्स के रिगार्डेड तो वो पॉइंट भी आपको याद रखना है, बिल्कुल मैं बता देता हूं। आपको याद रखना है एंटी अडल्ट मेजर्स के रिगार्डेड मैं बता रहा हूं, बाकी अदर मेजर्स के रिगार्डेड भी बताऊंगा, सस्पेंस रखिएगा। देखिएगा, अगर आपसे कहा जा रहा है कि इंसेक्टिसाइडल रेजिडुअल स्प्रे किया जा रहा है, किसका, डीडीटी का स्प्रे किया जा रहा है, इंसेक्टिसाइडल स्प्रे होता है, इंसेक्टिसाइडल रेजिडुअल स्प्रे होता है डीडीटी का। अगर ये स्प्रे किया जा रहा है तो भी किस मेजर्स के अंदर आएगा, सर एंटी अडल्ट मेजर के अंदर आएगा। कहां आएगा सर, एंटी अडल्ट मेजर के अंदर आएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, प्रीवियसली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि मेलाथियोन का अगर आप स्प्रे आप कर रहे हो, किसका, मेलाथियोन स्प्रे आप कर रहे हो, जो कि एक स्पेस स्प्रे होता है, जनरली इसको फोगिंग कहते हैं। स्पेस स्प्रे होता है जनरली, इसको क्या कहते हैं, फोगिंग कहते हैं। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अगर फोगिंग आप कर रहे हो, अगर मेलाथियोन की फोगिंग आप कर रहे हो तो बताइए किस मेजर के अंदर आएगा, किस कंट्रोल मेजर के अंदर आएगा। आपका आंसर जाएगा सर एंटी अडल्ट के अंदर ही जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो पायरेथ्रम एक्सट्रैक्ट स्प्रे करते हैं वो भी कहा आता है, आपका रेजिडुअल स्प्रे आता है जो कि एंटी अडल्ट के अंदर आता है। डीडीटी का स्प्रे करते हैं, ये भी रेजिडुअल स्प्रे है जो कि कहां आता है, आपका एंटी अडल्ट के अंदर आता है। मेलाथियोन स्प्रे जो कि एक स्पेस स्प्रे होता है जिसको फोगिंग जनरली अपन कहते हैं, ये भी कहां आता है, ये भी एंटी अडल्ट मेजर के अंदर आता है। तो एंटी अडल्ट मेजर के अंदर जो भी क्वेश्चन बनना होता है मैंने सारा कुछ बता दिया है, और अगर क्वेश्चन बनेगा तो 100% आपको सही जवाब मिल जाएगा, आपका सही जवाब होगा। ठीक है, क्या है, 3 स्प्रे हैं सर यहां पर, एक तो डीडीटी जो कि रेजिडुअल स्प्रे है, एक मेलाथियोन जो कि स्पेस स्प्रे है, एक पायरेथ्रम स्प्रे है जो कि जनरली रेजिडुअल स्प्रे के अंदर ही काउंट किए जाते हैं। बेसिकली 3 स्प्रे हैं, और मैंने कहा है कि जितने भी स्प्रे होते हैं जनरली कहां आते हैं, एंटी अडल्ट के अंदर आते हैं, लेकिन बाहर से कोई स्प्रे
बाहर से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में डालेंगे नहीं, तो 3 स्प्रे आपको याद रखना है। पायरेथ्रम एक्सट्रैक्ट स्प्रे जो कि एंटी एडल्ट मेजर के अंदर आता है, डीडीटी स्प्रे जो कि एक रेजिडुअल स्प्रे है, ये भी एंटी एडल्ट के अंदर आता है, मेलाथियोन स्प्रे जो कि एक फोगिंग की कंडीशन है, तो ये भी कहां आता है आपका एंटी एडल्ट मेजर के अंदर। 3 क्वेश्चन आपका यहां से तैयार हो जा रहा है, तीनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। और जो भी कैंडिडेट नोटबुक उठाकर नहीं बैठे तो नोटबुक अपने साथ रख लीजिएगा, जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूं उसको मेंशन करते रहिएगा। चलेगा, आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ जाता है, गेम्बूशिया फिश इज यूज्ड मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स ऑफ मलेरिया। चलेगा, स्टार्टिंग क्वेश्चन के अंदर ही मैंने बताया था ये कि गेम्बूशिया फिश है, मॉस्किटो कंट्रोल मेजर जो मलेरिया के रिगार्डेड मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स किए जाते हैं, उसके अंदर किस टाइप के कंट्रोल मेजर के अंदर आते हैं। जनरली आपको आंसर बताना था, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताइएगा, फिर इसके रिगार्डिंग डिटेल में आपको बता दूंगा। चलेगा, क्वेश्चन है गेम्बूशिया जो कि एक टाइप की क्या है, फिश है। बता दिया है मैंने, पहले भी बता दिया, गेम्बूशिया एक फिश है जो कि अभी बताएंगे बाद में नहीं तो पहले से आपको आंसर पता चल जाएगा। चलिए, गेम्बूशिया फिश जनरली किस कंट्रोल मेजर के अंदर आते हैं। पहला ऑप्शन है यहां पर एंटी लार्वल मेजर के अंदर, सेकंड ऑप्शन है एंटी एडल्ट मेजर के अंदर, थर्ड ऑप्शन है यहां पर पर्सनल प्रोटेक्शन के अंदर, पर्सनल प्रोटेक्शन के अंदर, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। चलेगा, क्या सभी के अंदर आते हैं या फिर इन तीनों में से किसी के अंदर आते हैं। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर देना है, फिर इसका करेक्ट आंसर बताया जाएगा। इसके रिगार्डिंग जो भी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी, जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो भी बताया जाएगा। चलिए जल्दी कीजिएगा। चलेगा, इस क्वेश्चन की अगर बात करें, 16 नंबर क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो ये आता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एंटी लार्वल मेजर के अंदर आता है। मैंने पहले ही बता दिया है, और फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था जहां पर मैंने बता दिया था कि जो गेम्बूशिया फिश होती है जो कि लार्वा को खाने का काम करती है, क्या करती है, लार्वा को खाने का काम करती है। कहां से आता है, गेम्बूशिया फिश जो होती है क्या होती है, गेम्बूशिया फिश लार्वा को खाने का काम करती हैं। तो कौन से मेजर के अंदर आएगा सर, एंटी लार्वल मेजर के अंदर आएगा। याद रहे, एंटी लार्वल मेजर के अंदर अगर बेसिकली अपन बात करें तो 3 कंडीशन इसके अंदर भी आती है, 3 कंडीशन इसके अंदर भी आती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एनवायरमेंटल कंट्रोल किया जा रहा है, एनवायरमेंटल क्या किया जा रहा है, एनवायरमेंटल क्या किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, एनवायरमेंटल कंट्रोल किया जा रहा है, तो कौन सी मेजर्स के अंदर आएगा, आपका आंसर जाएगा सर एंटी लार्वल मेजर के अंदर जाएगा। अब एनवायरमेंटल कंट्रोल के अंदर बेसिकली क्या क्या होगा सर, एनवायरमेंटल कंट्रोल के अंदर बेसिकली होगा अपने आसपास सैनिटेशन का काम करवाना होगा, साफ सफाई करवानी होगी, कहीं पानी इकट्ठा तो नहीं हो रहा है, कहीं गड्ढे तो नहीं बनी है, कहीं टायर वगैरह भी तो नहीं पड़े हुए, उन सबको हटाना होगा, ये एनवायरमेंटल कंट्रोल होता है। उसके अलावा अगर केमिकल कंट्रोल की बात करें, सेकंड होता है केमिकल कंट्रोल। अगर केमिकल कंट्रोल की बात की जाए तो कौन से मेजर्स के अंदर आएगा सर, एंटी लार्वल मेजर के अंदर आएगा, एंटी लार्वल मेजर के अंदर आएगा। और केमिकल कंट्रोल से सर क्या समझे, केमिकल कंट्रोल से समझे सर लार्वा साइड डालेंगे, क्या करेंगे, लार्वा साइड, लार्वा साइड्स जो होते हैं, लार्वा साइड जानते हो, लार्वी साइड्स जो होते हैं लाइक केरोसिन, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, केरोसिन, अगर आप मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए केरोसिन का उपयोग कर रहे हो, केरोसिन का उपयोग कर रहे हो, तो बताओ मलेरिया का जो कंट्रोल मेजर काम में लिया जाता है, मॉस्किटो कंट्रोल मेजर काम में लिया जाता है, उसके किस कंट्रोल मेजर के अंदर आप इसको शामिल करोगे, केरोसिन को किस कंट्रोल मेजर के अंदर शामिल करोगे, आपका आंसर जाएगा सर एंटी लार्वल मेजर के अंदर शामिल करेंगे। कहां पर, एंटी लार्वल मेजर के अंदर शामिल करेंगे। उसके अलावा पेरिस ग्रीन यहां पर आता है, क्या आता है, पेरिस ग्रीन यहां पर आता है, ये भी क्या आता है, एंटी लार्वल के अंदर ही आता है। उसके अलावा कुछ सिंथेटिक इंसेक्टिसाइडल काम में लिए जाते हैं, क्या लिए जाते हैं, सिंथेटिक इंसेक्टिसाइडल यहां पर काम में लिए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यहां पर काम में लिए जाते हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो क्या हो गया, एनवायरमेंटल कंट्रोल हो गया, केमिकल कंट्रोल हो गया, और थर्ड यहां पर होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल, थर्ड यहां पर होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। क्या होता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल, जिसके अंदर आपकी क्या आती है, गेम्बूशिया फिश आती है, क्या आती है, जिसके अंदर आपकी गेम्बूशिया फिश आती है। याद रखेगा, भूलना नहीं है, गेम्बूशिया फिश बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर आती है, जो कि एंटी लार्वल मेजर है, जो कि क्या करती है, लार्वा को खा जाती है, लार्वा को कंट्रोल करने का काम करती है, इसलिए एंटी लार्वल मेजर के अंदर इसको शामिल किया गया है। तो एंटी लार्वल मेजर के अंदर जो जो भी आता है, जो जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, लाइक केरोसिन का यूज कहां पर किया जा रहा है, किस लिए के लिए किया जा रहा है, तो आपका आंसर जाएगा सर एंटी लार्वल मेजर होता है। अगर कहा जाए कि बायोलॉजिकल कंट्रोल किया जा रहा है तो आपका आंसर जाएगा सर एंटी लार्वल होगा।
और अगर कहा जा रहा है कि गेम्बूशिया फिश को काम में लिया जा रहा है तो आपका आंसर होगा सर एंटी लार्वल मेजर होगा। तो बेसिकली एंटी लार्वल मेजर के अंदर जो भी क्वेश्चन बनता है मैंने बता दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लिया होगा। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करते हैं दोनों मेजर्स के रिगार्डेड यानी एंटी अडल्ट मेजर्स जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, और दूसरा मेजर है दैट इज एंटी लार्वल मेजर। अब तीसरा मेजर है दैट इज पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बात कर लेते हैं, और इस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा पर्सनल प्रोटेक्शन, जो कि मैंने बता दिया है। अब क्या इसके अंदर शामिल होगा, चलेगा क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। क्वेश्चन है 70 नंबर, यहां पर सॉरी 17 नंबर क्वेश्चन है, और 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है देखिएगा, एक बार पढ़ते हैं और समझते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पूछता है मॉस्किटो नेट इज यूज द मॉस्किटो कंट्रोल मेजर ऑफ मलेरिया। मलेरिया के रिगार्डेड जो मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स होते हैं जिसके अंदर आप मॉस्किटो नेट लगाते हैं, मच्छरदानी जिसको अपन कहते हैं, मच्छरदानी अपन जिसको कहते हैं, जनरली किस कंट्रोल मेजर के अंदर आएगा। पहला ऑप्शन यहां पर है एंटी लार्वल मेजर के अंदर आएगा, सेकंड ऑप्शन यहां पर है एंटी अडल्ट मेजर के अंदर आएगा, थर्ड ऑप्शन है यहां पर फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन के अंदर आएगा, और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर ऑल ऑफ दी अबव आएगा। तो देखिए यहां पर फर्स्ट ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर एंटी लार्वल मेजर के अंदर गेम्बूशिया फिश आया, केरोसिन आया, केरोसिन के अलावा कुछ यहां पर बायोलॉजिकल कंट्रोल मेजर्स आए, उसके अलावा पेरिस ग्रीन आया, केमिकल कंट्रोल आए, उसके अलावा एनवायरमेंटल क्या हुआ, एनवायरमेंटल कंट्रोल आया। एनवायरमेंटल कंट्रोल मतलब मैनिपुलेशन किया जाता है एनवायरमेंट के अंदर, यानी कहीं साफ सफाई रखनी होती है, सैनिटेशन का काम करवाना होता है, आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना है ताकि मच्छर वगैरह पैदा नहीं हो, मॉस्किटो वहां पर पन पे नहीं, ये था। उसके अलावा एंटी अडल्ट के अंदर अपन ने कहा कि जितने भी स्प्रे होते हैं लाइक रेजिडुअल स्प्रे हो जाता है, लाइक स्पेस स्प्रे हो जाता है, लाइक जेनेटिक कंट्रोल यहां पर आ जाता है, लाइक जो मेलाथियोन स्प्रे होता है, डीडीटी स्प्रे होता है, पायरेथ्रम स्प्रे होता है, ये सारा कहा जाता है एंटी अडल्ट के अंदर आ जाता है। अब ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं, पर्सनल प्रोटेक्शन होगा। इसके अंदर क्या होता है, मच्छरदानी में क्या पूरे घर को रखते हैं, मच्छरदानी में क्या पूरे सोसाइटी को रख लेते हैं, नहीं, पर्सनली करते हैं, खुद मच्छरदानी लगाते हैं, सोते हैं आराम से, मच्छर नहीं काटेंगे, बिल्कुल पर्सनल प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं। तो जनरली जो नेट का काम यूज होता है, मॉस्किटो नेट वगैरह लगाई जाती है, वो कहां पर आती है, जनरली पर्सनल प्रोटेक्शन के अंदर आती है, जनरली पर्सनल प्रोटेक्शन के अंदर आती है। उसके अलावा अगर अपन बात करें जनरली, तो जितने भी आपने घरों के अंदर देखा होगा जो बाहर की तरफ एक जाली नुमा एक नेट लाइक मतलब एक चादर जैसी नेट लगाई रखी रहती है, आपने देखा होगा, कहीं आप गए हो, कहीं सिटी के अंदर गए हो तो आपने देखा होगा जो आगे की रोशनदान क्या बोलते हैं, आपकी पिंजरी जो होती है वहां पर भी एक नेट लाइक लगी रहती है ताकि कोई भी इजीली अंदर ना घुस सके। तो वो सब नेट जो होती हैं, जितने भी पर्सनल प्रोटेक्टिव होती हैं, लाइक जितने भी मॉस्किटो नेट होती हैं, जितने भी हाउस के अंदर जो नेट वगैरह लगाई जाती है, वो सारी कहां जाती है, पर्सनल प्रोटेक्शन के अंदर आ जाती है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। सेशन को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, 18 नंबर क्वेश्चन है, और 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। सिंपल सा क्वेश्चन ये कहता है ऑल मॉस्किटो बाइट एट नाइट एक्सेप्ट। सिंपल सा क्वेश्चन ये कहा गया है कि जनरली जो मॉस्किटो होते हैं वो हमें बाइट करते हैं, जनरली मॉस्किटो हमें बाइट करते हैं नाइट के टाइमिंग में, लेकिन एक ऐसा मॉस्किटो है जो कि नाइट के टाइमिंग में बाइट नहीं करता है, वो सो जाता है घर पे जाकर, दिन के टाइमिंग बाइट करता है, दिन के टाइमिंग में ही काटता है। तो कौन सा मॉस्किटो है जो कि केवल दिन के टाइमिंग में, डे टाइमिंग में ही बाइट करता है, नाइट टाइमिंग में बाइट नहीं करता। यानी फॉलोइंग ऑप्शन में से सभी ऑप्शन है जो कि नाइट टाइमिंग में बाइट करते हैं, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो कि एक्सेप्ट करके हमें निकालना है जो कि नाइट टाइमिंग में बाइट नहीं करता है, जितना भी बाइट करता है वो दिन के टाइमिंग में बाइट करता है। चलेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना। पहला ऑप्शन यहां पर एडिज मॉस्किटो, सेकंड ऑप्शन यहां पर क्यूलेक्स मॉस्किटो, थर्ड ऑप्शन है यहां पर मानसूनिया, और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर एनोफिलिन। चलेगा आंसर आपको बताना है, चलेगा जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इसका राइट आंसर है। कौन सा मॉस्किटो जो कि नाइट को बाइट नहीं करता है, बाकी सभी बाइट करते हैं। चलेगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। जो एडी जो मॉस्किटो है जनरली ये नाइट के टाइमिंग में बाइट नहीं करता है, केवल डे टाइमिंग में बाइट करता है, केवल डे टाइमिंग में बाइट करता है। जैसे ही मॉर्निंग होती है इसको
बाइट करने की स्टार्टिंग हो जाती है और जैसे ही इवनिंग होती है ये बाइट करना बंद कर देता है। यानी मॉर्निंग से इवनिंग यानी केवल डे टाइमिंग में ये क्या करते हैं, बाइट करते हैं एडिज मॉस्किटो। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जनरली आप सबने सुना होगा जो डेंगू मॉस्किटो है, एडिज मॉस्किटो होता है, जो जनरली कब बाइट करता है, दिन के टाइमिंग में ही बाइट करता है, नाइट टाइमिंग में ये बाइट नहीं करता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद है सभी को याद होगा, और जिसको याद नहीं है वो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा था, अच्छा 17, 18, 19 नंबर क्वेश्चन था। चलेगा 19 नंबर क्वेश्चन था आपका, और 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है प्लाज्मोडियम कोजेज, जो प्लाज्मोडियम होते हैं क्या कोज करते हैं। चलेगा आंसर आपको बताना है, प्लाज्मोडियम क्या कोज करते हैं। चलेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना। पहला ऑप्शन है यहां पर डेंगू, सेकेंड नंबर ऑप्शन है यहां पर मलेरिया, थर्ड नंबर ऑप्शन है यहां पर चिकुनगुनिया, फोर्थ नंबर यहां पर है फाइलेरिया। चलेगा प्लाज्मोडियम क्या कोज करता है, जनरली सबको याद होगा यार, इसमें टाइम अपन वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को पहले भी अपन सोल्व कर चुके हैं। बिल्कुल राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। मलेरिया, जो प्लाज्मोडियम होता है जनरली मलेरिया कोज करता है, सबको याद होगा, जिसको याद नहीं है वो याद कर लीजिएगा, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, इतने सारी क्वेश्चन तो आपको याद होनी चाहिए, सीधे सीधे क्वेश्चन है, सबको याद होते हैं, आपको याद नहीं है तो फिर क्यों नहीं है, चलिए याद होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेशन को लाइक शेयर करते रहिए ताकि सभी तक सेशन पहुंचता रहे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रहा है, इन विच डिजीज स्वेटिंग स्टेज अकर, कौन सी डिजीज के अंदर स्वेटिंग स्टेज, स्वेटिंग स्टेज मतलब जानते हो पसीना होना, पसीना पसीना आजने लग जाना, स्वेटिंग स्टेज किसके अंदर आती हैं, जनरली बताइएगा स्वेटिंग स्टेज किसके अंदर आती हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। पहला ऑप्शन है यहां पर डेंगू के अंदर, सेकंड ऑप्शन है यहां पर मलेरिया के अंदर, थर्ड ऑप्शन यहां पर फाइलेरिया के अंदर, फोर्थ ऑप्शन है यहां पर जापानीज एंसेफेलाइटिस के अंदर। चलेगा जल्दी से आपको आंसर बताना है, क्या स्वेटिंग स्टेज किसके अंदर आती है। स्वेटिंग स्टेज जानते हो, अलग अलग स्टेजेस आती हैं एक डिजीज के अंदर, आप सबको पता होगा, तो स्वेटिंग स्टेज किसके अंदर आती है, जल्दी से आपको आंसर देना है ताकि आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। मलेरिया के अंदर स्वेटिंग स्टेज आती है, मलेरिया के अंदर स्वेटिंग स्टेज आती है। अगर आपने सुना होगा, अगर आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, मैं बता रहा हूं। अगर आपने पढ़ा है तो देखिएगा मलेरिया के अंदर 3 स्टेजेस आती हैं, आप सबको याद होनी चाहिए। पहली स्टेज होती है दैट इज कोल्ड स्टेज, कौन सी स्टेज, कोल्ड स्टेज होती है, कौन सी स्टेज होती है, कोल्ड स्टेज, याद रखिएगा भूलना नहीं है। मलेरिया के अंदर 3 स्टेजेस आती है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं यहीं पर ब्रीफली, ताकि अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप इजीली सोल्व कर पाए। तो देखिएगा पहली जो स्टेज आती है जिसके अंदर कोल्ड स्टेज होती है, जिसके अंदर जनरली पेशेंट को हेडेक होता है, जनरली पेशेंट को क्या होता है, हेडेक होता है, हेडेक देखने को मिलता है। उसके अलावा पेशेंट को नोजिया और वोमिटिंग देखने को मिल सकती है, नोजिया वोमिटिंग पेशेंट को देखने को मिल सकती है। उसी के साथ चिल्ल होती है, उसके साथ चिल्ल होती है, सर्दी वगैरह लगती है। सर्दी लगकर क्या होता है, बुखार आता है, रीगर देखने को मिलता है। क्वेश्चन यहां से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रीगर की कंडीशन जनरली किस डिजीज के अंदर देखने को मिलती है। जैसे स्वेटिंग यहां पर पूछा ना, वैसे यहां पर पूछा जा सकता है कि रीगर की कंडीशन जो जनरली होती है किसके अंदर देखने को मिलती है। रीगर जानते हो, नहीं जानते हो तो याद रखिएगा, सर्दी लगकर बुखार आना रीगर जनरली अपन कह सकते हैं। तो मलेरिया के अंदर रीगर कंडीशन देखने को मिलती है, याद रखिएगा रीगर, REGOR, रीगर देखने को मिलती है। कहां पर देखने को मिलती है, मलेरिया के अंदर देखने को मिलती है। यहां पर टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, सॉरी, टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो जनरली ये जो स्टेज होती है कोल्ड स्टेज, जनरली ये मान के चलेगा 1 घंटे तक होती है, लास्ट फॉर 1 आवर। कहां तक होती है, लास्ट फॉर 1 आवर। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि जो मलेरिया के अंदर कोल्ड स्टेज होती है लास्ट फॉर कितने टाइम तक होती है, कितने टाइम तक होती है। आपका आंसर जाएगा सर 1 घंटे रहती है। जो कोल्ड स्टेज होती है वो केवल 1 घंटे रहती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। तो खत्म हो जाती है तो सर दूसरी स्टेज स्टार्ट हो जाती है। हाँ सर, दूसरी स्टेज स्टार्ट हो जाती है जिसको कोल्ड स्टेज बोला जाता है, सॉरी हॉट स्टेज बोला जाता है। कोल्ड स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आ जाती है, हॉट स्टेज आ जाती है।
यानी सर्दी के बाद अब गर्मी आ गई है। देखिएगा, सर्दी के बाद अब क्या आ गई है, गर्मी आ गई है। और जनरली इसके अंदर देखने को मिलता है हेडेक। जनरली इसके अंदर देखने को मिलता है काफी ज्यादा हेडेक देखने को मिलता है। यहां पर भी हेडेक देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर ज्यादा हेडेक देखने को मिलता है। और हेडेक की कंडीशन इतनी हाई हो जाती है कि जो पर्सन होता है ना, बिल्कुल कपकपा जाता है, बिल्कुल कपकपा जाता है। ऐसी सीवियर कंडीशन हो जाती है इसके अंदर, जो हॉट कंडीशन होती है, काफी कपकपी यहां पर लगने लग जाती है। यानी सर्दी लगी थी, उसके बाद अब थोड़ी सी वहां पर क्या होगी, भेजा घूमने लग जाता है। हॉट स्टेज के अंदर जनरली भेजा घूमने लग जाता है और टेम्परेचर वेरी हाई हो जाता है। टेम्परेचर है बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है यहां पर। और ये जो स्टेज होती है, जनरली ये स्टेज होती है आपकी 2 से 6 घंटे, 2 से 6 घंटे ये स्टेज रहती है। 2 घंटे से लेकर 6 घंटे तक ये स्टेज रह सकती हैं, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। और लास्ट स्टेज होती है आपकी थर्ड स्टेज, जिसको स्वेटिंग स्टेज कहते हैं। थर्ड स्टेज होती है जिसको स्वेटिंग स्टेज कहते हैं। और जनरली इस स्टेज के अंदर पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। जनरली इस स्टेज के अंदर पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है, यानी जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर, वो ड्रॉप आउट हो जाता है, गिरने लग जाता है, कम हो जाता है। पेशेंट का टेम्परेचर गिर जाता है, नॉर्मल होने लग जाता है, नॉर्मल की तरफ वो चलने लगता है। ऐसे स्टेज में पेशेंट को पसीना आता है बहुत ज्यादा, इसलिए इसको स्वेटिंग स्टेज कहते हैं। तो बेसिकली मलेरिया के अंदर 3 स्टेजेस देखने को मिलती है, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज। कोल्ड स्टेज जनरली 1 घंटे तक रहती है, लास्ट फॉर 1 आवर। और हॉट स्टेज 2 से 6 घंटे तक रह सकती है। और स्वेटिंग स्टेज जो कि नॉर्मल टेम्परेचर होता है तब तक रहती है। जनरली रीगर की कंडीशन कहां पर देखने को मिलती है, आपका क्वेश्चन आपका आंसर जाएगा सर रीगर जनरली मलेरिया के अंदर ही देखने को मिलती है। जो कोल्ड स्टेज होती है वहीं पर रीगर देखने को मिलता है, यानी सर्दी लगकर बुखार आता है, सर्दी लगकर बुखार आता है। और हॉट स्टेज के अंदर ऐसा हो जाता है कि काफी ज्यादा हेडेक यहां पर होता है, फीवर इतना ज्यादा हो जाता है, टेम्परेचर काफी, बॉडी का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, 2 से 6 घंटे तक पर्सन परेशान होता रहता है। उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, टेम्परेचर गिरने लगता है, नॉर्मल की तरफ जाने लगता है, पेशेंट को रिलीफ हो जाता है और पेशेंट को क्या आ जाती है, गर्मी आ जाती है। चलो पसीना आ गया यहां तो चलेगा, पसीने के साथ ये स्टेजेस कंप्लीट होती है और मलेरिया का ये एपिसोड यहां फिनिश हो जाता है। फिर उसके बाद वापस रिपीट होता है। अब कैसे रिपीट होता है, कब रिपीट होता है, अभी पेशेंस रखिएगा, आपको बताया जाएगा मलेरिया एपिसोड कब रिपीट होता है। चलेगा आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है यहां से जो भी क्वेश्चन बनेगा आप बिल्कुल सही से आंसर लगा पाएंगे। चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर क्वेश्चन। और 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन कहता है मलेरिया कोज्ड बाय वाइवेक्स कैन बी ट्रीटेड बाय। देखिएगा मलेरिया अगर वाइवेक्स के कारण से हुई है, मलेरिया अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण से हुई है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या देंगे, उसको ट्रीट करने के लिए हम कौन सी डोज देंगे, कौन सी ड्रग देंगे, कौन सी मेडिसिन देंगे। क्वेश्चन आपके सामने है और एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आपको याद होना चाहिए कि मलेरिया के अंदर आप कौन सी ड्रग देंगे और कितने डोज उसकी देंगे। चलेगा जल्दी से आपको आंसर बताना क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। पहला ऑप्शन यहां पर है क्लोरोक्वीन 15 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। सेकेंड ऑप्शन है प्रीमाक्वीन 0.25 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। थर्ड ऑप्शन है यहां पर क्लोरोक्वीन 20 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। उसके अलावा फोर्थ ऑप्शन है यहां पर प्रीमाक्वीन 0.20 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देंगे। चलेगा जल्दी से आपको आंसर बता दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी कीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको याद होगा, नहीं याद है तो अब याद रख लीजिएगा, नोटबुक नहीं उठाइए तो उठा लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% फंसेंगे, 100% आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है और आप कम्युनिटी की देखभाल करेंगे, कम्युनिटी की केयर करेंगे, तो ये ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे तो फिर क्या क्वेश्चन आपको याद होंगे यार, बिल्कुल याद होने चाहिए। चलिएगा आंसर बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या देंगे हम, प्रीमाक्विन देंगे 0.25 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। कितनी देंगे 0.25 mg पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देंगे, 0.25 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देंगे वंस अ डे। कैसे देंगे, वंस अ डे यानी
ओडी इसको देंगे। कैसे देंगे? ओडी देंगे, दिन में एक बार देंगे। कितने दिन तक देंगे सर? 14 डेज तक देंगे। कितने दिन तक? 14 दिन तक हम देंगे। याद रखेगा, भूलना नहीं है बिल्कुल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीमाक्विन देंगे, अगर मलेरिया हुआ है किसके कारण से? वाइवेक्स के कारण से, तो उस कंडीशन में पेशेंट को प्रीमाक्विन देंगे। कितना? 0.25 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ओडी के हिसाब से देंगे, यानी दिन में एक बार देंगे और 14 दिन तक देंगे। कितने दिनों तक? 14 दिन तक अपन इसको देंगे। अगर देखिएगा यहां पर आपको क्वेश्चन में ये नहीं देता, अगर ऑप्शन में ये नहीं देता और ऑप्शन में आपको देता कि क्लोरोक्विन 10 mg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देंगे, क्या देंगे? क्लोरोक्विन 10 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देंगे अपन। 10 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देंगे। अब देखिए ये वाला ऑप्शन यहां पर है कि नहीं है, देख लो। क्लोरोक्विन यहां पर 15 है तो कि गलत है। क्लोरोक्विन यहां पर 20 है जो कि गलत है। अगर यहां पर सही होता, अगर यहां पर 10 mg होता तो फिर अपन कंफ्यूजन हो जाती, क्योंकि दो ऑप्शन मिल जाता, जो कि होना नहीं होता है। तो आपको दोनों को याद रखना है, दोनों ड्रग्स आपको याद रखनी है। ऑप्शन में ये भी मिल सकती है, ऑप्शन में ये भी मिल सकती है। ऑप्शन में दोनों मिल जाएगी तो फिर उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण से मलेरिया हुआ है, अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण से मलेरिया हुआ है तो ऐसी कंडीशन में हम ट्रीटमेंट करते हैं, या तो उसको पेशेंट को देंगे, या तो पेशेंट को देंगे अपन प्रीमाक्विन 0.25 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ओडी में देंगे। कितने, किस में देंगे? ओडी में, यानी डेली का एक डोज अपन देंगे। उसके अलावा कितने दिन तक देंगे सर? 14 दिन तक हम देंगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो फिर क्लोरोक्विन देंगे 10 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। 10 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देंगे। और कितने दिन तक देंगे? तो ये देंगे आप 3 दिन तक। कितने दिन तक देंगे? 3 दिन तक देंगे। और इसको भी ओडी देंगे, यानी दिन में एक बार देंगे और ओडी 3 दिन तक कंटिन्यू देंगे। 3 दिन तक देंगे। क्लोरोक्विन 10 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देंगे। तो याद रखेगा, दोनों आपको याद होनी चाहिए, दोनों आपको याद होनी चाहिए, भूलना नहीं है। अगर प्रीमाक्विन देंगे तो 0.25 mg पर केजी के अकॉर्डिंग बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देंगे। ओडी देंगे, 14 दिन तक देंगे। और क्लोरोक्विन की बात की जाए तो 10 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ओडी देंगे, 3 दिन तक देंगे। याद रखिएगा, भूलना नहीं है। बार बार रिपीट कर रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है, बार बार रिपीट कर रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही रिपीट कर रहा हूं, नहीं, आपको याद हो जाए इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। तो दोनों याद रखिएगा, आपको वाइवेक्स की कंडीशन है तो दोनों ड्रग दे सकते हैं, प्रीमाक्विन भी दे सकते हैं, क्लोरोक्विन भी दे सकते हैं। प्रीमाक्विन 0.25 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ओडी देंगे, 14 दिन तक देंगे। क्लोरोक्विन देंगे तो 10 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देंगे, ओडी देंगे और 3 दिन तक देंगे। याद रखिएगा, भूलना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा। इसके अलावा अगर आपको जनरली कहा जाए कि यहां पर प्लाज्मोडियम जो हुआ है, मलेरिया हुआ है, वो वाइवेक्स के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, वाइवेक्स से नहीं हुआ है। प्लाज्मोडियम जो हुआ है वो फैल्सीफेरम के कारण से हुआ है। मलेरिया जो हुआ है वो फैल्सीफेरम के कारण से हुआ है। किसके कारण से हुआ है? फैल्सीफेरम के कारण से हुआ है। चलिएगा, अब बताइएगा आंसर क्या होगा। अब बताइएगा आंसर क्या होगा कि मलेरिया हुआ है लेकिन फैल्सीफेरम के कारण से हुआ है, तो हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे? तो यहां पर कंबाइंड थेरेपी काम में ले सकते हैं, यहां पर जनरली कंबाइंड थेरेपी काम में ले सकते हैं। लेकिन एक ड्रग है जो कि आपको याद रखनी है, वो होती है आर्ट्रीमेसिन। क्या होती है? आर्ट्रीमेसिनिन। ठीक है, याद रखिएगा, आर्ट्रीमेसिनिन होती है जो कि हम देते हैं पेशेंट को। क्या देते हैं? आर्ट्रीमेसिनिन देते हैं जो कि हम पेशेंट को देते हैं अगर मलेरिया किसके थ्रू हुआ है? फैल्सीफेरम के थ्रू हुआ है। कैसे, क्या देंगे? आरटी देंगे। आरटी, ARTEMESININ, आर्टेमिसिनिन। ठीक है, याद रखिएगा, आर्टेमिसिनिन से हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। उसके अलावा हम कंबाइंड थेरेपी भी वहां पर दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? कंबाइंड थेरेपी भी दे सकते हैं। उसके अलावा जो भी एंटी मलेरिया ड्रग होती हैं वो अपन वहां पर देते हैं। तो बेसिकली यहां पर दोनों क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वाइवेक्स के अकॉर्डिंग मोस्टली पूछा जा सकता है। कॉमन क्वेश्चन है वाइवेक्स का। कॉमन क्वेश्चन क्या है? वाइवेक्स का। अगर वाइवेक्स से नहीं पूछा जाए, फैल्सीफेरम से पूछा जाए, तो फिर यहां आपका आंसर होगा क्या देंगे? आर्टेमिसिनिन उसको देंगे। उसके अलावा अगर अदर कॉम्बिनेशन थेरेपी उसको दे सकते हैं। तो उम्मीद है यहां से क्वेश्चन के रिगार्डेड जो भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, काफी इंपोर्टेंट है, देखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। सिंपल सा है, वेक्टर ऑफ द कालाजार।
कालाजार का वेक्टर क्या है, कालाजार किसके थ्रू फैलता है। चलेगा, क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आपको आंसर याद होगा, नहीं याद है तो याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके याद हो जाए, क्योंकि 100% मैं आपको बोल दूं, 100% मैं बोल दूं, आज का जो सेशन है और इस ब्लॉक के अंदर जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा बिल्कुल 100% आपके एग्जाम में बनेंगे, इनके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। भले एग्जाम होने के बाद आप बता दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन आपके सेशन से बाहर आया है, बिल्कुल नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूं। चलिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है कालाजार का जो वेक्टर है, यानी कालाजार किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, क्वेश्चन ये से पूछा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना। पहला ऑप्शन यहां पर क्यूलेक्स मॉस्किटो, सेकंड ऑप्शन यहां पर सैंड फ्लाई, थर्ड ऑप्शन यहां पर एनोफ्लीज मॉस्किटो, फोर्थ ऑप्शन है यहां पर एडिज मॉस्किटो। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, जल्दी से आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्वेश्चन पहले ही मैं रिपीट कर चुका हूं, पहले भी मैं इसका आंसर बता चुका हूं, तो आपको सही से आंसर देना है। फटाफट से कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है। सैंड फ्लाई से होता है। क्या होता है? सैंड फ्लाई से। कालाजार किससे ट्रांसमिट होता है? सर सैंड फ्लाई से होता है। सर सैंड फ्लाई, सर अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी इस क्वेश्चन की। सैंड फ्लाई क्या था सर? हाँ, हमें याद है फीमेल फ्लेबोटोमस, फीमेल फ्लेबोटोमस क्या था? फीमेल फ्लेबोटोमस था और अर्जेंटिन्स था। क्या था? अर्जेंटिप्स। ठीक है, अर्जेंटिप्स था, ये था। क्या था? यही था सर, हाँ यही था। ये सैंड फ्लाई का ही नाम है, फीमेल फ्लेबोटोमस अर्जेंटिप्स था, जो कि कालाजार ट्रांसमिट करवाता है। कालाजार ट्रांसमिट करवाता है। कालाजार का पॉजिटिव फैक्टर सर पैरासाइट हैं। क्या है सर? पैरासाइट हैं, और पैरासाइट को ट्रांसमिट करता है आपका सैंड फ्लाई, और सैंड फ्लाइज को क्या कहते हैं? फीमेल फ्लेबोटोमस अर्जेंटिप्स कहते हैं। और जनरली इंडिया की अगर बात करें तो इस कालाजार को लेशमानियासिस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेशमानियासिस कहते हैं। आपको याद होना चाहिए, लेशमानियासिस कहते हैं। जनरली आपको याद होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलेगा, यहां से आपको क्वेश्चन याद हो गया होगा। चलेगा, मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है एडीज मॉस्किटो कोजेज एक्सेप्ट। देखिएगा, क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा ये पूछा है कि एडीज मॉस्किटो किसको नहीं या किसका कारण नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ गया? एडीज मॉस्किटो किसका कारण नहीं है, एक्सेप्ट पूछा है, यानी एडीज मॉस्किटो सब करवाता है लेकिन एक को छोड़कर। कुल मिला के ये पूछा है यार कि एडिज मॉस्किटो से कौन सी बीमारी नहीं होती है, कौन सी बीमारी नहीं होती है एडिज मॉस्किटो से। बाकी 3 बीमारियां होती है जो कि डायरेक्टली एडिज मॉस्किटो से होती है, लेकिन एक नहीं होती है। चलिएगा, आज एक्सेप्ट करके आपको बताना है फटाफट से। पहला ऑप्शन यहां पर चिकनगुनिया, सेकंड ऑप्शन यहां पर येलो फीवर, थर्ड ऑप्शन यहां पर जीका इन्फेक्शन, फोर्थ ऑप्शन यहां पर मलेरिया। चलेगा, जल्दी से आपको बता देना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा, जल्दी से आपको बताना है। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। यहां पर जो एडिज मॉस्किटो है वो चिकनगुनिया करवाता है, वो येलो फीवर करवाता है, वो जीका इन्फेक्शन करवाता है, लेकिन आपका मलेरिया नहीं करवाता है, क्योंकि मलेरिया तो फीमेल एनोफिलीज करवाता है। फीमेल एनोफिलीज करवाता है तो फिर इसको एडिज कौन करवाएगा? एडिज क्यों करवाएगा? आपको याद होना चाहिए, मलेरिया को कोज करवाता है फीमेल एनोफिलीज। एक्सेप्ट करके निकाल दिया हमने मलेरिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा। जो भी कैंडिडेट अभी जुड़े हुए सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक सेशन पहुंच जाए और सभी इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ सके, पढ़ सके, क्योंकि मेरा टारगेट है सभी को पढ़ाना, मेरा टारगेट है सभी तक क्वेश्चन पहुंचाना, मेरा टारगेट है सभी को बेनिफिट देना, और मैं मेरा 100% दे रहा हूं। आपको कितना लेना है आप अपने आप से पूछ लीजिएगा। चलेगा, और सेशन को लाइक शेयर करते हुए जो भी कैंडिडेट पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के सेशन कंटिन्यू उनको मिल सके। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सन विद फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ मलेरिया कैन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन फ्रॉम। देखिएगा, क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा है, डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा है कि ऐसा पर्सन
जिसको जनरली क्या हुआ है, जनरली मलेरिया सिम्टम हुआ है, इंफेक्शन कैन ट्रांसमिटेड फ्रॉम, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रहा है कि आपको इंफेक्शन हुआ, आपको इंफेक्शन हुआ किसका, मलेरिया का। तो पर्सन के अंदर फर्स्ट सिम्टम कब आएगा, किस दिन में आएगा, क्या फर्स्ट दिन में आएगा, क्या सेकंड दिन में आएगा, क्या थर्ड दिन में आएगा, क्या फोर्थ दिन में आएगा, कितने दिन के अंदर सिम्टम्स हैं जो कि जनरेट होगा। इंफेक्शन हो गया आपका, मलेरिया हो गया आपके अंदर। पर्सन विद फर्स्ट सिम्टम ऑफ मलेरिया कैन बी ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन फ्रॉम, इन्फेक्शन जब हुआ है, इन्फेक्शन होने से कितने दिन बाद आपको मलेरिया का फर्स्ट सिम्टम देखने को मिलेगा। क्वेश्चन समझ गए, आंसर आपको बताना है फटाफट से, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे, फटाफट से आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर आगे बढ़ेंगे। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। जनरली जो फर्स्ट सिम्टम देखने को मिलता है मलेरिया का वो कब देखने को मिलता है, फोर्थ डे पर देखने को मिलता है, और जनरली अपन इसको कहे तो ये थर्ड डे और फोर्थ डे कभी भी देखने को मिल सकता है, थर्ड डे और फोर्थ डे दोनों में कभी भी ये देखने को मिल सकता है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी में अगर अपन आंसर बता दे तो फोर्थ डे, क्योंकि थर्ड डे पर एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता है कि मलेरिया है, तो फोर्थ डे अपन बिल्कुल सही मानते हैं। तो मलेरिया का जो फर्स्ट सिम्टम जनरली इंफेक्शन होने के बाद देखने को मिलता है वो फोर्थ डे पर देखने को मिलता है, चौथे दिन देखने को मिलता है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चलेगा, आपको याद होना चाहिए। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन अगर देखेगा यहां से आपको फोर्थ नंबर ऑप्शन नहीं है, फोर्थ डे का कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया है, तो फिर आपका आंसर क्या जाना चाहिए, थर्ड डे जाना चाहिए, क्योंकि थर्ड और फोर्थ डे पर इसका फर्स्ट सिम्टम देखने को मिल जाता है। कब देखने को मिलता है, एक तो थर्ड डे पर, एक फोर्थ डे पर, अगर थर्ड डे पर देखने को नहीं मिला तो फोर्थ डे पर तो देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। तो फोर्थ डे को फर्स्ट प्रायोरिटी में अपन चूज करते हैं, पहला आंसर आपको क्या लगाना है, फोर्थ डे पर, अगर फोर्थ डे ऑप्शन में नहीं है तो फिर थर्ड डे आप लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लाइक शेयर करते रहिए। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपोर्टेंट है, देखेगा, क्वेश्चन कहता है 25 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या कहता है देखेगा, इन पेशेंट with the filarial infection there is elevation in the level of anti-filarial, देखिएगा एंटी-फाइलेरियल की अगर अपन बात करते हैं, ऐसा पेशेंट जिसको फाइलेरियल इंफेक्शन हुआ है, ऐसा पेशेंट जिसको फाइलेरियल इंफेक्शन हुआ है, तो उसके अंदर जनरली जो एंटी फाइलेरियल होती है उसका लेवल देखने को मिलेगा, किसका देखने को मिलेगा, किसका लेवल ज्यादा देखने को मिलेगा, किसका लेवल हाई देखने को यहां पर मिलेगा, एलिवेट देखने को मिलेगा। चलेगा, आपको आंसर बताना क्या इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है IgG1, सेकंड ऑप्शन है IgA2, थर्ड ऑप्शन है IG4, फोर्थ ऑप्शन है IgA3। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि एक टाइप का सीरोलॉजिकल टेक्निक से सीरोलॉजिकल टेस्ट माना जाता है, जिसके अंदर जब सीरोलॉजिकल टेस्ट करवाया जाता है उसके अंदर किसका लेवल एलिवेट देखने को मिलता है, किसका लेवल ज्यादा देखने को मिलता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर समझ में आ गया होगा आपको, IgG1, सेकंड ऑप्शन है IgA2, थर्ड ऑप्शन है IgG4, तो फोर्थ ऑप्शन है IgA3। चलिएगा, आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर आपको देना है फटाफट से। चलिएगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर हम सीरोलॉजिकल टेस्ट करवाते हैं फाइलेरियल पेशेंट का, अगर किसी पेशेंट को फाइलेरिया हुआ है, एक रूटीन टेस्ट के अंदर अपन सीरोलॉजिकल टेस्ट करवाते हैं फाइलेरिया इन्फेक्शन के अंदर, तो उसके अंदर जो एंटी फाइलेरियल एलिवेशन देखने को मिलता है वो एलिवेट देखने को मिलता है आपका IgG4। क्या देखने को मिलता है, IgG4 जनरली एलिवेट देखने को मिलता है। याद रखेगा, भूलना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको याद होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, अकॉर्डिंग टू WHO टू मैनेज द ADLA, ADLA क्या होता है, एक्यूट डर्मेटो लिम्फ एंजियोएडेनाइटिस, फर्स्ट लेवल केयर गिवर कैन गिव, यानी जो फर्स्ट लेवल केयर गिवर होता है, जो पहले लेवल पर केयर प्रोवाइड करता है ऐसे पेशेंट को,
उसके अंदर क्या है, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ बताना है। डब्ल्यूएचओ ने मैनेज करने के लिए, एडीएलए को मैनेज करने के लिए कहा है कि फर्स्ट लेवल का जो केयर गिवर होता है पेशेंट को ये देगा, कौन सी मेडिसिन देगा, कितने डोज में वो देगा। आपको आंसर बताना है। आंसर क्या होगा, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। एडीएलए, एक्यूट डर्मेटो लिम्फ एंजियोएडेनाइटिस, अगर ये है तो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो पेशेंट को क्या देगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सभी में इरिथ्रोमाइसिन है, लेकिन उसका डोज आपसे पूछा है कितना देंगे। पहला ऑप्शन आप देखेगा ओरल इरिथ्रोमाइसिन देंगे 1 ग्राम 3 टाइम देंगे, यानी टीडीएस देंगे। क्या देंगे, टीडीएस देंगे, टीडीएस देंगे, 1 ग्राम है जिसको टीडीएस अपन देंगे। उसके अलावा बी ऑप्शन है ओरल इरिथ्रोमाइसिन है जिसको 1 ग्राम है, इसको बीडी हम देंगे। क्या देंगे, बीडी हम देंगे। थर्ड ऑप्शन है ओरल इरिथ्रोमाइसिन है 2 ग्राम का, 2 ग्राम का है और इसको टीडीएस देंगे। क्या देंगे, टीडीएस देंगे। फोर्थ ऑप्शन है यहां पर ओरल इरिथ्रोमाइसिन है 2 ग्राम का जिसको बीडी देंगे। बताइए अब आंसर बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर है। इरिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम देंगे, बीडी देंगे या टीडीएस देंगे। सेकंड ऑप्शन है इरिथ्रोमाइसिन 2 ग्राम का है जिसको टीडीएस देंगे या बीडी देंगे। आपको आंसर देना है फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, आपको आंसर देना है फटाफट से। चलेगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर अगर अपन देखें, बिल्कुल राइट आंसर अगर अपन देखें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। यहां पर अगर अपन देंगे तो 1 ग्राम देंगे, उसको टीडीएस देंगे, यानी दिन में 3 बार देंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगर डब्ल्यूएचओ के अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट आपसे पूछा है डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग, तो एडीएलए क्या होता है, एक्यूट डर्मेटो लिम्फ एंजियोएडेनाइटिस अगर है तो उसको फर्स्ट केयर गिवर जो होता है क्या देगा, तो उसको इरिथ्रोमाइसिन देगा, ओरल इरिथ्रोमाइसिन देगा। 1 ग्राम ओरल इरिथ्रोमाइसिन देगा, टीडीएस देगा। टीडीएस मतलब 3 बार देगा, एक दिन में 3 बार देगा। याद रखिएगा, भूलना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसके अलावा अदर मेडिसिन भी दे सकता है पेशेंट को, ऐसा नहीं है कि नहीं देगा। अदर मेडिसिन दे सकता है लाइक पैरासीटामोल, अगर एनाल्जेसिक्स और फीवर, अगर फीवर और पेन वगैरह हो रखा है तो एनाल्जेसिक्स यानी कि पैरासीटामोल दे सकता है। और पैरासीटामोल को जनरली 1 ग्राम जो होता है उसको 3 से 4 बार देगा। कितना देगा, 3 से 4 बार देगा। उसके अलावा एमोक्सिसिलिन देगा, एमोक्सिसिलिन भी दे सकता है। उसके अलावा पेनिसिलिन भी दे सकता है, अगर किसी भी टाइप का कोई एलर्जिक वगैरह हो तो पेनिसिलिन भी दे सकता है, एमोक्सिसिलिन भी दे सकता है, पैरासीटामोल भी दे सकता है। लेकिन बेसिकली अगर बात करें ओरल इरिथ्रोमाइसिन की तो वो देंगे जनरली 1 ग्राम, टीडीएस देंगे 3 बार देंगे दिन में। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आना चाहिए, देखेगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 27 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्टली। 27 नंबर में कह रहा है इम्यूनो क्रोमेटोग्राफी कार्ड टेस्ट, इम्यूनो क्रोमेटोग्राफिक कार्ड टेस्ट जो करते हैं वो किसके डिटेक्शन के लिए करते हैं, यानी किसके लिए ये करते हैं, आईसीटी। जनरली क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो आईसीटी अपन करते हैं, आईसीटी बोले तो क्या बोलते हैं, आईसीटी को, आईसीटी बोले तो इम्यूनो क्रोमेटोग्राफी कार्ड टेस्ट जनरली किसके डिटेक्शन के लिए करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन है। आईसीटी मतलब किसके लिए करते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना। पहला ऑप्शन यहां पर मलेरिया के लिए करते हैं, सेकंड ऑप्शन यहां पर फाइलेरिया के लिए करते हैं, थर्ड ऑप्शन यहां पर नन ऑफ द अबव के लिए करते हैं, फोर्थ ऑप्शन यहां पर बोथ ऑफ द अबव के लिए करते हैं। दोनों ऊपर हैं उनके लिए करते हैं, या फिर मलेरिया और फाइलेरिया के लिए करते हैं। चलेगा, मैं 2 ऑप्शन काट देता हूं, 2 ही ऑप्शन आपके पास है, आप बताइए किसके लिए करते हैं। फटाफट से आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। आईसीटी इम्यूनो क्रोमेटोग्राफिक कार्ड टेस्ट जो करते हैं वो किसके लिए करते हैं। चलिएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड।
ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। जो आईसीटी टेस्ट करते हैं वो फाइलेरिया के डिटेक्शन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? फाइलेरिया के डिटेक्शन के लिए करते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। इसमें डिटेक्ट करते हैं वूचेरिया बैंक्रोफटाई को। क्या? वूचेरिया बैंक्रोफटाई को स्पेशल टाइप का क्या है ये आईसीटी क्या है, एक बार मैं यहीं पर बता देता हूं आपको। आईसीटी जो है यानी इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक कार्ड टेस्ट है। जनरली अपन इसको कहे तो हाई सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी चेक करने के लिए, हाई सेंसिटिविटी चेक करने के लिए एक टाइप का टेस्ट है। ठीक है, टेस्ट है इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी का कार्ड टेस्ट होता है। हाई सेंसिटिविटी वगैरह इसके अंदर चेक करने के लिए काम होता है। उसके अलावा ये चेक करता है आपका वूचेरिया बैंक्रोफटाई को। किसको? वूचेरिया बैंक्रोफटाई को डिटेक्ट ये करता है। किसको चेक करता है? वूचेरिया बैंक्रोफटाई को डिटेक्ट ये करता है। और इसका जो टेस्ट किट है वो कॉमर्शियली अवेलेबल होता है। कॉमर्शियली टेस्ट किट अवेलेबल होता है, जैसे प्रेगनेंसी किट होता है वैसे ही इसका भी एक किट होता है जो कि कॉमर्शियली अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आईसीटी जो होता है वो फाइलेरिया के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट है, 28 नंबर क्वेश्चन है। और 28 नंबर क्वेश्चन कहता है रे सिंड्रोम इज caused due to the causes of the uses of। देखिएगा, रे सिंड्रोम जो जनरली होता है किसके ज्यादा यूज करने से होता है या किसका यूज करने से रे सिंड्रोम होता है। चलिएगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर इसका राइट आंसर आपको बताया जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। रे सिंड्रोम इज caused ड्यू टू द यूज ऑफ, किसके यूज करने से रे सिंड्रोम जनरली देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन है यहां पर पैरासीटामोल, सेकेंड ऑप्शन है यहां पर एस्प्रिन, थर्ड ऑप्शन है यहां पर आइबुप्रोफेन, फोर्थ ऑप्शन है यहां पर मैनिटोल। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होता है। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होता है। जल्दी कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होता है। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। जो एस्प्रिन होती है उसके ज्यादा यूज करने से, ओवर यूज करने से क्या हो जाता है? रे सिंड्रोम होता है। जनरली आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रे सिंड्रोम किसके ज्यादा यूज करने से होता है? तो आपका एस्प्रिन के ज्यादा यूज करने से, जो कि एक सैलिसिलेट होता है, उसके ज्यादा यूज करने से आपको रे सिंड्रोम हो सकता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन विच डिजीज पेशेंट वॉक इन द बेंट पोस्चर। देखिएगा, क्वेश्चन यहां सिंपल सा ये पूछा है कि क्वेश्चन ये पूछा है कि जो पेशेंट है वो बेंड होकर चलता है। कौन सी कंडीशन में पेशेंट बेंड होकर चलता है? पेशेंट वॉक इन बेंट पोस्चर, बेंड होकर चलना जनरली किसके अंदर देखने को मिलता है? ऑप्शन है मलेरिया के अंदर, ऑप्शन बी है चिकनगुनिया के अंदर, ऑप्शन सी है फाइलेरिया के अंदर, ऑप्शन डी है डेंगू के अंदर। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। किस कंडीशन के अंदर पेशेंट है वो बेंड पोजीशन यानी झुककर बेंड होकर चलता है। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है किस कंडीशन में ऐसा होता है। फटाफट से आंसर बता दीजिएगा। मलेरिया, चिकनगुनिया, फाइलेरिया या फिर डेंगू। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। चिकनगुनिया के अंदर पेशेंट बेंड पोजीशन में चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि यहां पर सीवियर क्या होता है? जॉइंट पेन देखने को मिलता है। क्या होता है? सीवियर जॉइंट पेन होता है। और सीवियर जॉइंट पेन होता है, इसीलिए पेशेंट बेंड पोजीशन में बेंड होकर चलता है, बैंड पोजीशन में वॉकिंग करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको सीवियर जॉइंट पेन होता है, यानी उसके जॉइंट पेन होता है, जिसके कारण से क्या होता है? पेशेंट बैंड होकर चलता है। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है। और 30 नंबर क्वेश्चन में डायरेक्टली ये पूछा है, देखिएगा क्वेश्चन ये पूछा है, बिफोर रेफरिंग पेशेंट ऑफ कालाजार। जो कालाजार होता है, कालाजार पेशेंट को आप रेफर कर रहे हो,
उस टाइमिंग में सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट शुड बी गिवन एट डोज, कितनी डोज सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट की दी जानी होती है। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। जब आप ऐसे पेशेंट को रेफर कर रहे हो, कैसे पेशेंट को, जिसको कालाजार है, जिसको कालाजार है, और कालाजार बोले तो लेशमानियासिस है, पेशेंट को लेशमानियासिस है यानी पैरासाइटिक इंफेक्शन है जो कि सैंड फ्लाई से होता है। अगर पेशेंट को कालाजार है और उस पेशेंट को आप क्या कर रहे हो, रेफर कर रहे हो, तो उस पेशेंट को सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट की कितनी डोज आप दोगे, कितनी डोज आप उसको दोगे, फटाफट से आपको आंसर देना है क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है, जल्दी से आपको आंसर देना। पहला ऑप्शन है 20 mg पर डीएल, सेकंड ऑप्शन है 25 mg पर डीएल, थर्ड ऑप्शन है 30 mg पर डीएल, और फोर्थ ऑप्शन है 35 mg पर डीएल। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा आपको देना है फटाफट से। सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट की कितनी डोज आप देंगे। चलेगा, यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, डीएल की जगह आप केजी कर लीजिएगा, डीएल की जगह क्या कर लीजिएगा, केजी कर लीजिएगा, किलोग्राम। ठीक है, बस आप कुछ। चलेगा, आप बताइएगा क्या करेक्ट आंसर है। चलेगा, अगर पेशेंट को कालाजार है यानी लेशमानियासिस है और उस पेशेंट को आप प्राइमरी केयर देकर पेशेंट को रेफर कर रहे हो, पेशेंट को क्या कर रहे हो, रेफर कर रहे हो, तो पेशेंट को आप देते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट 20 mg, कितने 20 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आप उसको क्या देते हैं, सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट देते हैं। और एक दिन के अंदर मैक्सिमम आप अगर बात करें, एक दिन के अंदर मैक्सिमम सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट की बात करें तो 850 mg पर डे के अकॉर्डिंग दे सकते हो, यानी एक दिन में आप कितना सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट दे सकते हो पेशेंट को, 850 यानी 850 आप दे सकते हो, 850 mg पर डे के अकॉर्डिंग दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं देना है, इससे कम दे सकते हो। ठीक है, तो किस लेवल पर आप देते हैं, याद रखिएगा, कालाजार पेशेंट है और कालाजार पेशेंट को आप ट्रांसफर कर रहे हो, रेफर कर रहे हो, तो उसको डोज कितनी देते हैं, 20 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दे देते हैं। और एक दिन में मैक्सिमम कितनी देते हैं, क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है आपसे 850 mg डोज आप देते हैं एक दिन में पेशेंट को। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन इस सेशन को अपन यहीं पर फिनिश करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर जल्द ही सोल्व कर देंगे, यानी कल के सेशन के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर सोल्व कर देंगे।